हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपका मंडे को डिपार्टमेंट की जो क्लास हुई है उसी की क्विक रिवीजन है बच्चों, चैप्टर की फैशन डिज़ाइन और व्यापार। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे वो हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है फैशन डिज़ाइन और फैशन व्यापार को पढ़ने के लिए। के बाद आपको क्या लगता है क्या ज़रूरी है, इतनी क्या इम्पोर्टेंस है। यस, फैशन व्यापार से हमें कैसे काम करता है, कैसे ये प्रक्रिया चलती है, कैसे ये बिजनेस चलता है उसके बारे में पता चलता है। इसमें जो भी प्लानिंग की जाती है जिसे नियोजन कहते हैं, बाइंग खरीदारी, क्रय, विनिर्माण और विक्रय बिक्री, इस तरह की प्रक्रियाओं के बारे में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर में से वो है फैशन से संबंधित शब्दावली। बच्चों ध्यान रखोगे, फैशन, शैली, अस्थाई फैशन और चिरसम्मत क्लासिक, ये चार शब्द, इनकी परिभाषा, इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। फैशन का मतलब मैंने एरो दिया है, एक शैली या शैलियाँ, एक ऐसा स्टाइल या बहुत सारे स्टाइल्स को भी कह सकते हैं जो किसी एक समय में सबसे अधिक प्रचलित हो। ठीक है, किसी टाइम पीरियड में, जैसे प्लाजोस कह सकते हैं, केप्रीज कह सकते हैं, इस तरह की ड्रेसेस जो किसी समय में बहुत ज़्यादा चलती है, लोग पसंद करते हैं। ठीक है, स्कर्ट, सूट्स। स्टाइल का मतलब होता है हम वो स्टाइल किसी इंडिविजुअल से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ स्पेशली कुछ दिखाना, शो करना। ठीक है, तो फैशन तो सभी फॉलो करते हैं, सभी के लिए जनरल है, लेकिन जब उसमें कुछ स्पेशल चीज़ ऐड की जाती है, या वो ड्रेस भी हो सकती है यानी कि परिधान भी हो सकता है, या सहायक सामग्री भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जीन्स सभी पहनते हैं, सभी गर्ल्स पहनती हैं, लेकिन उस पे स्पेशली शॉर्ट टॉप पहनना या बेल्ट लगाना, या स्पेशली हेयर बैंड्स पहनना, या पर्टिकुलरली सनग्लासेस पहनना ही पहनना, तो या कुछ इस तरह की हेयर क्लिप्स लगाना, उस विशेष दिखावट को स्टाइल कहा जाता है। वो किसी व्यक्ति से भी रिलेटेड हो सकता है कि हाँ ये उस व्यक्ति का स्टाइल है, पर्सनल हो जाता है ये थोड़ा सा। अब चलते हैं फैड्स, अस्थाई फैशन, कम समय के लिए आता है और एक ही बार आता है और दोबारा रिपीट नहीं होता है, उसे फैड्स कहते हैं, या अस्थाई फैशन। चिरसम्मत क्लासिक, क्लासिक का मतलब होता है जो कभी पुराना नहीं होता, अप्रचलित नहीं होता, हमेशा नया बना रहता है, जैसे डेनिम्स, जीन्स एग्जाम्पल है इसका, और जीन्स पहनना सबको पसंद है। बच्चों छोटी छोटी बातें, फैशन उद्योग को समझने के लिए, फैशन व्यवसाय कैसे विकसित हुआ, ये ऑक्यूपेशन कैसे डेवलप हुआ वो समझना ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास समझना ज़रूरी है फैशन इंडस्ट्री को समझने के लिए। फ्रांस फैशन का केंद्र कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखेंगे आप। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, गूगल क्विज में भी था। परिधान निर्माण, कपड़ों को बनाने की कला, ड्रेस डिज़ाइनिंग की इस आर्ट को कुटूर कहा जाता है। ठीक है, ये फ्रेंच टर्म्स हैं, फ्रांस से ली गई हैं, फ्रांस कंट्री से फ्रेंच टर्म्स हैं, फ्रांस कंट्री से रिलेटेड हैं। और मेल डिज़ाइनर को जो कपड़े बनाते हैं उन्हें कुटूरियर कहा जाता है, फीमेल डिज़ाइनर को कुटूरियरे कहा जाता है। सिलाई मशीन का आविष्कार 1859 में इज़ैक सिंगर ने पैरों से चलाने के लिए पांव चक्की ट्रेडल विकसित की। हस्तशिल्प से पहले तो हाथों से सिलाई विलाई की जाती थी, लेकिन बाद में वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, उद्योग आ गए। 1760 से 1880 में औद्योगिक क्रांति का समय था, जब कम समय में ही अधिक से अधिक वस्त्रों का निर्माण होने लगा और पहनने के लिए तैयार कपड़े यानी कि रेडीमेड क्लोथिंग भी शुरू हो गई, रेडी टू वियर। 1880 में महिलाओं ने स्कर्ट और ब्लाउज पहनना शुरू कर दिया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए गए थे क्लास में। 1950 तक महिलाओं ने जीन्स पहननी शुरू नहीं की थी। 1849 में लेवी स्ट्रॉस ने टेंटों और माल डिब्बों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उद्योग करके मजबूत पैंटें बनाई, जिसमें औजार रखने के काम में के लिए पॉकेट्स भी लगाई गई उन पैंटों में। उन्हें डेनिम्स कहा गया। डेनिम्स जो हैं 150 साल पुराना परिधान है। फैशन साइकिल समझेंगे बच्चों। फैशन चक्र क्या है? ABCD और E पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे और उनके मीनिंग्स। A पॉइंट्स, इसमें आप ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में A पॉइंट सबसे नीचे है। शुरुआत की गई है, किसी स्टाइल को प्रेजेंट किया गया है, शैली की प्रस्तुति, यानी कि मार्केट में कोई नया स्टाइल आया है, नई शैली आई है। फिर वो धीरे धीरे B पॉइंट पे जाती है, ऊपर बढ़ती है लोकप्रियता की ओर, थोड़ी थोड़ी उसकी बिक्री शुरू हो जाती है उस स्टाइल की। C पॉइंट यानी कि वो ऊंचाई को छूती है। पीक, जिसे पीक भी बोला जाता है, ऊंचाई को, मतलब सबसे ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं, उसकी बहुत बिक्री हो रही है, सबसे टॉप पे है वो। धीरे 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 D पॉइंट पे आ जाते हैं तो उसकी लोकप्रियता में भी कमी हो जाती है और उसकी बिक्री में भी कमी आ जाती है। और E पॉइंट पे आते आते उस स्टाइल को रिजेक्ट करना शुरू हो जाता है, रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। तो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, बिल्कुल एक कह सकते हैं हम एक हिल की तरह, एक पहाड़ की तरह है कि कैसे कैसे फैशन ऊपर बढ़ता है और नीचे उतर जाता है। ठीक, अब है भारत में फैशन का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में रियल में फैशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन ये इंडस्ट्री नहीं है फैशन इंडस्ट्री, ये उद्योग नया है। उद्योग नया से मतलब है कि एज अ ऑक्यूपेशन, एज अ व्यवसाय, लोग इसमें काम करना पसंद करते हैं, लोग इसे एज अ ऑक्यूपेशन चुनना शुरू किया। ये बहुत लेट हुआ है, ठीक है। एज अ इंडस्ट्री ये डेवलप हुई है इंडिया में बहुत देर से, मतलब नई, ये एक बहुत नई बात है। लोग पहले इतना नहीं सुना जाता था कि लोग फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं। और इंडिया में क्षेत्रीय विविधता मिल जाएंगी आपको, साड़ी की भी मिल जाएंगी, घाघरा चोली की भी और धोती की भी। जैसे जयपुरी साड़ियाँ, जयपुरी दुपट्टे, जयपुरी घाघरा चोली, पूना से जो पूना में मिलने वाली साड़ी पुनेरी साड़ी, बंगाली साड़ी, साउथ इंडियन साड़ी, कांजीवरम साड़ी, है ना, सिल्क की साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ। तो आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की साड़ियाँ मिल जाएंगी। पटना में, बिहार में आपको, मधुबनी ज़िले में तो मधुबनी प्रिंट की साड़ियाँ मिल जाएंगी, राइट। एक प्रसिद्ध भारतीय फैशन व्यापार चिन्ह, ये आप ध्यान रखेंगे। भारतीय फैशन व्यापार चिन्ह की जो खास बात है वो है यहाँ की एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कसीदाकारी हिंदी में जिसे बोलते हैं। बच्चों, फैशन व्यापार 4 प्रक्रियाएं इसमें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ध्यान में रखनी है। और फैशन व्यापारी का भी यही रोल होता है, वो ये 4 काम ही, ये 4 कामों को करता है, यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाता है। पहला है निर्माण, विनिर्माण, यानी कि कपड़ों का जो निर्माण होता है वो बहुत सावधानी से हो, उसमें पूरी सावधानी बरती जाए और प्रोडक्शन का, उत्पादन का सबसे श्रेष्ठ तरीका, बेहतर से बेहतर तरीका अपनाया जाए। मूल्य और लक्षित बाजार का ध्यान रखना, कितने में बेचना है और कहाँ बेचना है, टारगेट मार्केट को भी स्पेशली ध्यान रखना। ये प्रोडक्शन के टाइम ध्यान रखने वाली बातें हैं, खरीदारी के ध्यान रखने वाली बातें।
फैशन व्यापारी दुकानों में रखने के लिए ख़रीदारी करता है सामान को, ठीक है, कपड़ों को स्पेशली, और बेचने के लिए भी फैशन व्यापारी की ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें स्टोर्स पर बेचें जहाँ पर वो उनकी बिक्री अच्छे से हो जाए। फैशन व्यापारी की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रोडक्शन का जो भी परिधान बनाए जा रहे हैं उनके प्रमोशन की भी जिम्मेदारी ले, क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से, जैसे कि कुछ डमीज़ को पहना के फैशन शो करवा के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। ये फैशन मर्चेंडाइज़र, फैशन व्यापारी की डेफिनेशन दी गई है। वह व्यक्ति जो प्रेरणा को डिज़ाइन में बदल कर, जो जो भी उसके मोटिवेट करने वाली बात है, जो उसे प्रेरणा दे रही है, उसे एक डिज़ाइन देकर उस सोच के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, यानी कि आजकल की नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है और ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी मांगों के हिसाब से उत्पादों की प्लानिंग करता है, प्रमोशन करता है और वितरण करता है। उसी को फैशन व्यापारी कहा गया है। व्यापार 3 लेवल पे होता है बच्चों। रिटेल, खुदरा संगठन में होता है। व्यापारिक गतिविधियां क्रय एजेंसी में, जहाँ से खरीदारी की जाएगी। निर्यात एजेंसी में, यानी कि जहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, भेजा जाएगा माल। आगे हैं फैशन व्यापार में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, संकल्पनाएं। एक आप टारगेट मार्केट ध्यान रखेंगे, दूसरा बाजार विभाजन, मार्केट सेगमेंटेशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। टारगेट मार्केट यानी कि कहाँ पे कपड़ा और वो परिधान जो भी फैशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं उनको बेचा जाएगा। किन उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा, तो उपभोक्ताओं की जो कि को उस श्रेणी में रखना होता है जिसे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है। तो उपभोक्ताओं के अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, जैसे कुछ उनकी एज के अकॉर्डिंग, कुछ उनकी साइकोग्राफिक मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कुछ जोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये बाजार विभाजन में भी यही चीज़ बताई गई है कि पॉपुलेशन को, लोगों को, उपभोक्ताओं को कैसे बांटा गया है। देखिए, पहला है जनांकीय या डेमोग्राफिक तरीके से कि उनकी एज क्या है, शिक्षा का क्या लेवल है, क्या काम करते हैं वो, व्यवसाय क्या है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मार्केट का विभाजन हो गया कि इस तरह के उपभोक्ता यहाँ पे हमें मिलेंगे, इतने शिक्षित होंगे, इस उम्र के होंगे, तो उनकी पसंद इस तरह की होगी, तो इस तरह के कपड़े यहाँ पे परिधान बेचे जा सकते हैं। एक ये मार्केट विभाजन हो गया। दूसरा हो गया कौन सी जगह है, कौन सा राज्य है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा गांव है। गांव में अलग लेवल होता है, अलग ज़रूरतें होती हैं उपभोक्ताओं की, ग्राहक की। राज्य में अलग होती है, किसी क्षेत्र में अलग होती है। आगे है बच्चों बिहेवियरल राय या वफादारी। इसका मतलब होता है कुछ लोग आपस में सलाह मशवरा करके, राय लेकर कपड़े खरीदते हैं। दूसरा वफादारी, कुछ पर्टिकुलर दुकानों से ही खरीदते हैं, कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के ही खरीदते हैं, ठीक है, जैसे पैंटलून ही लेना है या शॉपर स्टॉप से ही लेने हैं। आगे हैं मनोवृत्त परक या सामाजिक गतिविधियां, रुचियों के अकॉर्डिंग भी लेते हैं, ठीक है। कि किस चीज़ में आजकल इंटरेस्ट है उनका। व्यापार करने के लिए बच्चों सही बातें ध्यान में रखेंगे आप। सही व्यापार हो, सही चीज़ें ज़रूरतानुसार, लोगों की ज़रूरतानुसार दी जाएं, बनाई जाएं, बेची जाएं। सही जगह पे हो, सही समय पर हो, सही मात्रा हो, सही मूल्य हो और सही तरीके से उसका प्रमोशन भी किया जा रहा हो। फैशन के रिटेल संगठन, खुदरा संगठन जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, वो 3 स्तर पर हैं। छोटा एकल इकाई स्टोर, इसका मतलब एक छोटी सी दुकान या एक सिंगल
यूनिट कह सकते हैं, जो कि किसी एक व्यक्ति द्वारा, उसके भाइयों द्वारा या फैमिली के सभी लोग मिलकर चलाते हैं। उसका कोई रेप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, वो किसी एक लोकेलिटी में हो सकती है। एक दूसरा है विभागीय स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर जिसे कहते हैं, जैसे बच्चों विशाल मेगा मार्ट, बिग बाज़ार, जहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के सामान आपको, अलग अलग तरह की चीज़ें एक साथ एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल जाएंगी। तीसरा है स्टोर श्रृंखला, यानी कि जो सेंट्रलाइज तरीके से चलती है और जिस यहाँ पे ब्रांड का नाम बिकता है और उसके अलग अलग आउटलेट्स खोल दिए जाते हैं, जैसे लाइफस्टाइल, रेमंड्स, शॉपर स्टॉप्स, पैंटलून्स, ठीक है। सब जगह पे उसका ख़रीदारी का और उसके काम करने के तरीके सेंट्रलाइज्ड होते हैं, एक ही तरह के रूल्स होते हैं, एक ही तरह के ऑफ़र होते हैं, लेकिन उसकी चेन, श्रृंखला मतलब चेन, उसकी बहुत सारे अलग अलग आउटलेट्स खोल दिए जाते हैं। तो लोग जब जैसे ही पढ़ते हैं अरे पैंटलून का शोरूम है तो अच्छा ही सामान होगा, तो एक उसी तरह की चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं, अलग अलग लोकेशंस पे भी सेम ब्रांड की।